हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एजुकेशन। जैसा कि हमने इनकम टैक्स की सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हमने दो मेन चैप्टर जो थे वो कंप्लीट कर दिया, यानी हमने 50 मार्क्स का जो है कंप्लीट कर दिया। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर था सैलरी और दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर था हाउस प्रॉपर्टी। दोनों के ही कंसेप्ट, दोनों के क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ जाके सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। और आज हम चलते हैं अपने तीसरे चैनल पर, जिसका नाम है क्या, कैपिटल गेन। ये भी एक आल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और थोड़े से सेक्शन इसमें ज़्यादा है, लॉजिकली है, तो इसलिए आप इसे मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा 2 बार, कम से कम एटलीस्ट 2 बार इस वीडियो को जरूर देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कैपिटल गेन चैप्टर। फिर एक पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि जो आपको ये नोट्स है जो मैंने लिखे हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। और हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। कैपिटल गेन, इसमें जो है 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी कंसेप्ट है। जिसमें सबसे पहला क्या है, सेक्शन नंबर 48, जो कि बात करता है कि कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करेंगे, यानी फॉर्मेट क्या है। फिर 50C जो किसके बारे में बात करेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। 50A जो किसके बारे में बात करेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फॉर मार्केट लिंक डिवेंचर। फिर सेक्शन 54 के बारे में बात करेंगे। फिर सेक्शन नंबर 51 जो कि फॉर फीचर ऑफ शेयर के बारे में बात करता है। फिर सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 2 जो कि बात करता है यदि कैपिटल गेन है उसको हमने स्टॉक इन ट्रेड में बदला तो कैसे कैलकुलेट होगा। फिर सेक्शन नंबर 50B जो कि स्लम सेल के बारे में बात करता है। सर आपने इतने सारे सेक्शन बता दिया, हाँ ये थोड़ा सा एक लंबा चैप्टर पड़ेगा और इसको मैं कोशिश करूंगा कि वन शॉट में कंप्लीट करूं, नहीं तो 2 वीडियो में हम ये कंप्लीट कर देंगे। तो हम चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ। हर चैप्टर की तरह इसका भी एक क्या है, चार्जिंग सेक्शन, यानी कौन सा सेक्शन जो है कैपिटल गेन को गवर्न करता है, यानी गवर्निंग सेक्शन कौन सा है। तो इसका गवर्निंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 45, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। ये जो है कैपिटल चार्जिंग सेक्शन कहता है जो कैपिटल गेन किस चीज़ पर राइज होगा। तो ये कहता है कि इसके लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट, यानी देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। ओनली कैपिटल एसेट पे ही जो है कैपिटल गेन क्रिएट होगा। अगर कैपिटल एसेट नहीं होगा तो उस पर कैपिटल गेन क्रिएट नहीं होगा। सर कैपिटल एसेट क्या होता है, कैपिटल एसेट वो एसेट होता है जो हम फ्यूचर टर्म में, फ्यूचर के लिए मतलब अभी से ही इसमें सेविंग करते हैं ताकि फ्यूचर में यूज किया जा सके। जैसे हमने लैंड होगी वो हमारे लिए कैपिटल हो जाती है, फिक्स एसेट होगी कैपिटल हो जाती है, मशीनरी होगी कैपिटल हो जाती है, शेयर्स और डिवेंचर अगर हमने अभी खरीदा है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो भी क्या हमारी हो जाएगी, फिक्स एसेट हो जाएगी। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, इस एसेट को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड। यानी जैसे मान लो शेयर हो गया, अगर मेरे नाम पे शेयर है तो मैं अपने बच्चों के नाम पे भी शेयर ट्रांसफर कर सकता हूँ या फिर इसको मैं बेच सकता हूँ किसी दूसरे पर्सन को। तो ये क्या हो गया, वो ट्रांसफर होना चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन, जो मैंने ट्रांसफर करा है उससे मुझे गेन अराइज होना चाहिए, लॉस नहीं अराइज होना चाहिए। सपोज करो मेरी बिल्डिंग है, मैंने उस बिल्डिंग में 55 लाख का खर्चा करा, हालांकि मैं उसे 50 लाख में ही बेच रहा हूँ, तो यानी यहाँ मुझे गेन तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। पर अगर मेरी 55 लाख की बिल्डिंग है 60 लाख में बेच रहा हूँ, तो यानी 5 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा कमाए, तो उस 5 लाख पे क्या लग जाएगा, मेरा कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और फिर क्या है, आखिरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यानी गेन जो है मुझे भी हुआ है वो एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। यानी सरकार ने ना जो कुछ गेन को जो है एग्जम्प्ट कर रखा है, यानी सरकार ने कहा है अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड, यानी गांव में जो है खेती के लिए जो जमीन है सरकार ने अलॉट करी है, उसे अगर आप बेचोगे तो उस पर कितना रुपए भी आपको अराइज हुआ हो। जैसे मान लो आप गांव इलाकों में रह रहे हो जहाँ पे सरकार ने बोला कि ये रूरल एरिया है, अगर आप वहाँ की जमीन बेचते हो वहाँ आपको चाहे 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ हो, वहाँ पे 0% कैपिटल गेन लगेगा। वेराज अगर आप शहरी इलाकों में रह रहे हो या दिल्ली इलाकों में रह रहे हो, यहाँ पे जो है वो खेती करना अलाउ नहीं है, यानी गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। यहाँ की जमीन है वो अर्बन है, क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। यानी अगर दिल्ली में जो आप ज़मीन बेचते हो और वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट होगा, खेती की ज़मीन है शायद, खेती की ज़मीन क्यों ना हो, अगर वहाँ से अभी भी आपको प्रॉफिट होगा तो उस पर क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन। हालांकि रूरल पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने गेन की तरफ। इसमें भी गेन 2 तरह के गेन होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यानी 2 तरह का एसेट होता है, एक कैसा होता है शॉर्ट टर्म, यानी हमने छोटे टर्म के लिए ही वो खरीदा है, और एक होता है लॉन्ग टर्म, यानी हमने एक बड़े टर्म के लिए खरीदा है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में भी बहुत तरह के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियली एसेट, एक होता है स्पेशल एसेट, और एक होता है अदर एसेट। ठीक है, अब जैसे कि स्पेशल एसेट, जैसे हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी वो लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है,
फिर अनलिस्टेड शेयर खरीदे हैं, यानी ऐसे कंपनी के शेयर खरीदे हैं जो कि लिस्टेड नहीं है, यानी सेबी हो गया, यानी स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट नहीं करा आगे, और उसको हमने 24 महीने तक होल्ड कर रखा है। यानी ऐसा शेयर मैंने जो खरीदा है कि मैं ऐसे सिर्फ 24 महीने तक ही होल्ड करूंगा, 24 महीने में ही मैं इसे क्या करूंगा, बेच दूंगा। तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मैं 24 महीने बाद बेचता हूँ तो किस में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। फिर जैसे देख लो फाइनेंशियली एसेट हो गया, फिर हमारा अदर एसेट हो गया, ऐसे ही लॉन्ग टर्म में, यानी अगर हमने 12 मंथ से ज़्यादा के लिए खरीदा है, यानी 12 मंथ से ज़्यादा के लिए हमने होल्ड करा है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। ठीक है। यदि वो शॉर्ट टर्म है, जैसे मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 महीने के बाद मेरा इरादा है कि मैं 5 साल रहूँगा फिर इसे बेचूंगा, तो यानी ये 24 महीने के बाद बेच रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाएगा। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो शॉर्ट टर्म नहीं हुई, जो शॉर्ट टर्म नहीं हुई, किसमें चली जाएगी, लॉन्ग टर्म में। ठीक है। अब हम कब कहेंगे कि कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, यानी किस चीज़ को जो कैपिटल एसेट है उसे हम कब कहेंगे कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, और उसे हम कब कहेंगे कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट डिपेंड करता है POH यानी पोहा, यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट, यानी हमने उस एसेट को कितने महीनों के लिए होल्ड कर रखा है। सपोज करो बिल्डिंग है, तो यदि आपने उसको 24 महीने तक ही रख रखा है अपने पास तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, 24 महीने से ज़्यादा के लिए रखा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। फिर शेयर्स हो गए, यदि 24 महीने तक रखा है तो शॉर्ट टर्म है, 24 महीने के बाद रखा है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। फिर ऐसी अदर कोई भी एसेट ले लो, जैसे मान लो मैंने मशीन खरीदी है, सिर्फ वो 12 महीने के लिए खरीदी है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, 12 महीने से ज़्यादा यूज कर रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म। यानी कोई भी चीज़ ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, यानी छोटे ड्यूरेशन के लिए खरीदा है या एक लंबे ड्यूरेशन के लिए खरीदा है, वो डिपेंड करता है POHA पोहा, यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट, यानी कितने सालों के लिए हमने उसे खरीदा है। ठीक है। अब देखो, अब कोई भी एसेट है वो हमें दो तरीके से मिल सकती है, जैसे लैंड का उदाहरण लेके चलता हूँ मैं। अब देखो, जैसे या तो हो सकता है कि मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ तो मैं खुद के पैसों से बिल्डिंग लैंड खरीद सकता हूँ, तो उसे मैं क्या कहूँगा, परचेज। यानी अगर मैंने खुद के पैसों से लैंड खरीदी है तो मैं उसे परचेज करूँगा। फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि मेरे पापा के नाम पे जो लैंड होती है वो ऑटोमेटिकली, जब मेरे पापा की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो मेरे नाम पे हो जाएगी, तो मैंने तो उसे खरीदा नहीं है, क्या वो लॉ के अकॉर्डिंगली या बाय ट्रांसफर ऑफ लॉ ऑटोमेटिकली मेरे नाम हो गई है। तो ठीक है। तो दो तरीके से कोई भी एसेट खरीद सकता है, या तो परचेज, पैसा दिया परचेज से खरीदा, क्या पैसा दिया मैंने कोई भी सामान खरीदा, उसे हम क्या कहते हैं, परचेज। दूसरा तरीका क्या है, या तो सपोज करो आपका बर्थडे था और आपके चाचा ने आपको गिफ्ट कर दिया, गाड़ी गिफ्ट कर दी, या फिर कुछ घर के एक ज़मीन गिफ्ट कर दी, आप बड़े अमीर फैमिली के हो। ठीक है। या तो आपको विल मिला है, जायदाद लिख के आपके दादा आपके नाम पे जायदाद लिख के चले गए थे। ठीक है। या तो आपको इनहेरिटेंस, यानी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्या, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी आपके पापा के नाम पे जितनी ज़मीन है वो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी आपके पापा के डेथ के बाद ऑटोमेटिकली आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो क्या आपने खरीदा है ज़मीन, नहीं, पर ट्रांसफ़र होएगी, हाँ। ठीक है। तो ये क्या आ रहा है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे डिटरमाइन करेंगे, जब आप परचेज करते हो तो आपको पता है आज के दिन मैंने परचेज करी है, आज के दिन से आप जोड़ लो 24 महीने कब बैठते हैं, 24 महीने तक अगर आप होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म है, 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म है। दूसरा, अगर आपको गिफ्ट मिला है या फिर सपोज करो मेरे पापा से मिला है, तो मैं कब कहूँगा कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। देखो, आपको कब मिला है वो डेट काउंट करो, और फिर आपके पापा को कब मिला था, यानी आपके पापा ने कब से होल्ड करके रखा वो डेट काउंट करो। सपोज करो आपके पापा को मिला था, यानी आपके दादा ने आपको पापा को ट्रांसफ़र करा था सन 2000 में, और फिर आपके पापा ने फिर आपको ट्रांसफ़र करा 2024 में, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, POH सन 2000, यानी जब आपके पापा को ट्रांसफ़र हुई थी तो वहाँ से लेकर जब आपको ट्रांसफ़र हो रही है वो पीरियड भी क्या होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करते हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का जो पूरा फॉर्मेट था, ऐसे ही कैपिटल गेन का भी क्या है, फॉर्मेट, और एक एक करके हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहला आता है FVOC, मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। मतलब जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ आपने खरीदी है तो उसके लिए आपने कितने रुपए पे करे हैं, उसे हम कहते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, या फिर कह लो सेल वैल्यू, यानी उसकी सेल वैल्यू क्या है। दूसरा, माइनस कर दो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। सपोज करो आपके नाम पे जो ज़मीन खरीद रहे हो आप,
तो एक तो ज़मीन की कीमत होगी, फिर दूसरा उस ज़मीन को आप रजिस्ट्री भी कराओगे, तो रजिस्ट्री कराओगे तो वकील को क्या करोगे, हायर करोगे, फिर स्टैंप ड्यूटी मतलब एक कागज़ बनाओगे तो उसमें 1,000 रुपये खर्चा होगा। तो ये छोटे मोटे कुछ खर्चे होते हैं, उसे हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र करने में क्या क्या खर्चा हुआ है वो भी क्या करोगे आप माइनस कर दोगे। ठीक है, एक तो कितने ही खरीदी है माइनस कर दोगे, कितना ट्रांसफ़र यानी खरीदने में कितना खर्चा हुआ उसे माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगा, नेट कंसीडरेशन। ठीक है, फिर आप क्या माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी उस एसेट की रियल वैल्यू क्या आती है। सपोज करो मैंने बिल्डिंग मैंने 55 लाख की कर दी थी, लेकिन मैंने बेची कितने लाख की, 65 लाख में, और बेचने में मेरा यानी मैंने एक वो हायर करा था, दलाल हायर करा ताकि मेरी प्रॉपर्टी बिक जाए, और उस दलाल को मैंने दिया था 2 लाख रुपए। तो देखो 65 लाख की मेरी प्रॉपर्टी बिकी, तो FVOC क्या होगी, 65 लाख रुपए। उसमें से आप क्या माइनस कर दो, ट्रांसफर, यानी 2 लाख रुपए जो मेरा इंटरमीडिएटरी था जिसने वो जमीन बिकवाई उसे दिया, तो रियलिटी में कितने की प्रॉपर्टी होगी, वो 63 लाख की, क्योंकि 2 लाख रुपए तो मैंने उसे दिए। ठीक है, फिर माइनस कर दो COA यानी कॉस्ट ऑफ एसिड, उस एसिड को खरीदने में कितना खर्चा हुआ था रियली में। मैंने सपोज करो वो एसिड खरीदी थी 35 लाख की आज से 10 साल पहले, तो कितना हो गया कॉस्ट ऑफ एसिड, 35 लाख रुपए। फिर उसमें से माइनस कर दो COI यानी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी जमीन खरीदोगे तो जमीन की फिर आप नींव भी रखोगे, चारों तरफ से 1 ईंट की बाउंड्री कराओगे, तो कुछ तो खर्चा आप करोगे ताकि वो जमीन की पहचान हो सके कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जमीन मेरी है। तो यानी जमीन खरीदोगे तो बाउंड्री खड़ी करोगे, नींव डालोगे, थोड़ी सी मिट्टी भरत करोगे, चारों तरफ से उसे घेर दोगे, चकबंदी कर दोगे चारों तरफ से, तो उसे क्या कहेंगे हम, COI, यानी मैंने उसके लिए कुछ खर्चा करा है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फिर आपको कुछ एग्जम्पशन मिलता है, यानी सरकार ने फिर आपको छूट दे रखी है, उसे क्या करोगे माइनस, और आखिरी में क्या मिलेगा आपको, कैपिटल गेन। सेम फॉर्मेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, वही FVOC कितने रुपए में आपने बेचा है, माइनस कर दो ट्रांसफर करने में कितना खर्चा हुआ है, क्या मिलेगा आपको, नेट कंसीडरेशन यानी NC मिलेगा। फिर उसमें से माइनस कर दो COA यानी कितने रुपए का वो एसेट रियली में आपने खरीदा था, वैसे 20 साल पहले खरीदा हो, 30 साल पहले कितने में रियली में खरीदा था। फिर माइनस कर दो कि उसको मेंटेन करने के लिए, उस एसेट को रखने के लिए क्या क्या खर्चा करा आपने पूरे साल भर, जिसे हम कहते हैं COI यानी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फिर आपको कुछ छूटें मिलेगी इनमें भी, और आखिरी में फिर जो आपको आंसर मिलेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको जो है इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे हमने इसके नोट्स दे रखे हैं। और मैं आपको सबसे पहले यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक नोट्स को डाउनलोड करके फ़ोटो कॉपी करा के अपने आगे रख लें, ताकि मैं जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आप अंडरलाइन कर ले, ताकि आपको जो है पता चल जाएगा कि किस समय क्या टॉपिक पढ़ाया गया है, और आप क्वेश्चन करते होगे इसकी प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो इसको मैं एटलीस्ट रिकमेंड करूँगा कि 2 बार ये वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, हम आ गए थे कहाँ पे, हाँ आप देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको 4 सेक्शन में FVOC कैलकुलेट करना है। कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 48, फिर कौन से में, सेक्शन नंबर 50C, फिर कौन से में, सेक्शन नंबर 50CA, फिर 50A। चलो इंडिविजुअली इन सेक्शन को क्या करते हैं हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन नंबर 48। ठीक है, सेक्शन नंबर 48 कहता है कि जो नॉर्मल एसेट है उसकी कितनी हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन तय करेंगे। यदि आपने उसे कैश में खरीदा है तो कितने रुपए में खरीदा है वो आपकी क्या होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। या फिर आपने कैश में नहीं, आपने क्या करा कि ये आपने जो अपनी बाइक दे दी और इसके बदले में कुछ पैसे और दे दिए और कार खरीद ली, यानी बार्टर सिस्टम करा है, यानी कुछ आपने चीज़ दी साथ में कुछ पैसे भी दे दिए और उसके बदले में कुछ चीज़ ले ली। जैसे फ़ोन में एक्सचेंज ऑफर होता है, पुराना फ़ोन दो, थोड़े से रुपए और उसमें दे दो और बाद में आपको वो नया फ़ोन दे देते हैं। तो आपने क्या करा होगा, काइंड में दिया होगा। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 50C। सेक्शन 50C किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 50C बात करता है लैंड के बारे में। आपको लैंड के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप जो है लैंड खरीदते हो या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो तो वहाँ पे आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है पे करनी होती है। कौन सी वैल्यू, SDV यानी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू।
ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या आती है, ये जो है आपके एरिया में जो आपका जो है म्यूनसिपल डिपार्टमेंट होता है वो तय करता है कि आपको कितने रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे करनी है। ठीक है, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप जितने रुपए की पे करते हो वो क्या होता है, आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होता है सेक्शन 50C में। यदि ठीक है, फिर हम आते हैं किस पे, आते हैं फिर हम अपने अगले सेक्शन पे जिसका नाम है सेक्शन नंबर 51, यानी फोरफिटेड ऑफ एडवांस एयर। मतलब फोरफिटेड का मतलब होता है कि पैसा जो है आपके वो हो गए, मतलब बुर गए, यानी पैसा जो आपके मतलब जैसे सपोज करो मैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए गया तो हम आपको बेना पकड़ा देते हैं, यानी शुरू में कुछ एडवांस भी नहीं देते कि सर आप अभी 10,000 रुपये रख लो, मैं 1 महीने बाद आके आपसे ये प्रॉपर्टी खरीद के ले जाऊंगा, प्लीज़ आप इस प्रॉपर्टी को किसी को मत बेचना। ठीक है, पर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप 1 महीने तक नहीं आ पाते। ठीक है, तो अब वो जो है जो आपको सेलर है जिसने आपने जिसको कह रखा था कि सर 1 महीने तक मत बेचो, ये बेना पकड़ लो 50,000 रुपये 1 लाख रुपये जितना भी आप देते हो। ठीक है, आपने क्यों दिया था, ताकि वो जो प्रॉपर्टी आप किसी और को नहीं बेचे, लेकिन आप आए नहीं तो वो क्या करेगा, दूसरे को प्रॉपर्टी बेच देगा। तो फिर जो आपने 1 लाख रुपए उसके हाथ में दे रखे थे, क्या वो आपको उल्टे देगा? नहीं, वो क्या करेगा, वो अपने पास ही वो 1 लाख रुपए रख लेगा और आपकी जो है वो जो 1 लाख रुपए वो आपको वापस नहीं मिलेगा, यानी वो आपके 1 लाख रुपए बेकार चले गए। तो इसे कहते हैं फोरफिटेड, मतलब जो पैसे है आपको बेकार चले जाएंगे। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, आप कुछ भी चीज़ खरीदने जाते हो, कार गाड़ी वाड़ी खरीदने जाते हो, तो आप क्या करते हो, सर ये लो एडवांस वाला पकड़ लो, मैं 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद पूरे कैश करके चला जाऊंगा, प्लीज़ आप किसी को मत बेचना। फिर अगर आप नहीं आते तो क्या होता है, वो जो है गाड़ी वाला उस गाड़ी को बेच देता है और आपके पैसे भी अपने पास रख लेता है, फिर वो आपको रिफंड नहीं करता। और ये लीगली है, लॉफुली अलाउ भी है। ठीक है, पर इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यदि आपने पैसे को जो है 1 अप्रैल 2014 से पहले फोरफिटेड करा है, अगर आपने जो है 1 अप्रैल 2014 से पहले जो है 1 अप्रैल 2014 से पहले जो है बेना पकड़ा था, तो आपको क्या करोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में ऐड करोगे। पर अगर आपने 1 अप्रैल 2014 के बाद बेना पकड़ा है तो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ऐड नहीं करनी है, वो आपके पैसे हो गए, सरकार उस पर आपसे टैक्स नहीं लेगी। फिर से कह रहा हूँ, यदि आपने 1 अप्रैल 2014 से पहले किसी से बोला एडवांस मनी ली थी और आपने क्या करा, फिर उसको एडवांस मनी नहीं दी, तो सरकार कहती है कि आपको वो एडवांस मनी ऐड करके दिखानी पड़ेगी आपको जब भी आप किसी दूसरे पर्सन को बेच रहे हो। ठीक है, फिर सरकार आई, सरकार ने रूल चेंज कर दिया। सरकार ने क्या कहा कि अगर आपने 1 अप्रैल 2014 के बाद बेचा है और उसके बाद आपने एडवांस मनी लिया है और फिर आप वो जो बंदा है वो आपकी ज़मीन खरीदने के लिए नहीं आया और आपने वो ज़मीन किसी और को बेच दी, तो वो एडवांस मनी जो है वो जो है आपको वापस नहीं देने और वो आपकी इनकम भी नहीं होगी, वो आप रख लो, हम उस पर टैक्स भी नहीं लेंगे। ठीक है, ओके, फिर आज अभी के लिए ये टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। अब हम इस, चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, थोड़ा सा ये बच्चों को अजीब सा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं और इसमें बहुत सारी लिमिट हमें याद करनी होती है। पर आप इसको मतलब आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं कोशिश करूँगा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले वो सेक्शन आप पढ़ना, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे और आगे आगे थोड़े से जो कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है जिसे कहानी बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है, मैं अपनी तरफ से अंकित झा पूरी ट्राई करूंगा कि आपको मैं बिल्कुल सिंपली वे में कराऊं। और वैसे भी हम आपको क्वेश्चन एक सेक्शन के कराते हैं, वहाँ पे आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको फिर अगेन वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। 5 मिनट है।